हेलो माय बम्बल बीस, कैसे हैं सबके सब। मैं हूं सिमरन धवन, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, मेंटर, आपकी बड़ी बहन जो दिल से आए वो बुलाना। तो माय बम्बल बीस, तुम रेडी हो क्या आज के लास्ट लेक्चर ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर के लिए? यस, ये एनसीईआरटी के पोर्शन को कवर करने वाला लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद में एनसीईआरटी क्वेश्चंस का एक लेक्चर इस चैप्टर के लिए डेडिकेटेड ले आऊंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी ग्रेट बस। आज मैं आपको बताऊंगी बेटा कि पौधों में अलग अलग कलर्स जो हमें दिखते हैं ना, टमाटर लाल लाल दिखता है, कैरेट ऑरेंज दिखता है, आलू का तो कोई कलर नहीं होता, ये कलर्स कहाँ से आते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे भाई हमारी बॉडी में ढेर सारी एनर्जी है जिससे हम बोल पा रहे हैं, सारा काम कर पा रहे हैं, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। प्लस हम देखेंगे कि भाई प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या कॉमन होता है, क्या डिफरेंट होता है। इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे सेल डिविजन को। तो यही हमारा फ्लो रहने वाला है आज का। अब मैं आपको कल का एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो डिस्कस करा देती हूँ। मैंने आपसे पूछा था कि भाई हम एक दूसरे को मजाक मजाक में कह देते हैं इसमें दिमाग नहीं है, बट सेल्स में एक्चुअल में कुछ सेल्स होते हैं जिनमें उनका दिमाग यानी न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिलीट हो जाता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, है ना। हमने इनके बारे में पढ़ा था कि मेच्योर आरबीसीज में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट करना होता है, इस वजह से। वैसे ही बेटा मैंने तुमसे पूछा था कि प्लांट्स में ऐसा कौन सा सेल है, तो आंसर है सीव ट्यूब सेल्स। ठीक है बेटा, ये जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं ये प्लांट्स के फ्लोएम टिश्यू का एक पार्ट होते हैं। डोंट वरी बेटा, अगर तुम्हें नहीं भी पता है ये क्या टिश्यू है तो नेक्स्ट चैप्टर में ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे शॉर्ट में बताऊं तो फ्लोएम टिश्यू एक तरीके का फूड ट्रांसपोर्ट टिश्यू है। मान लो मैंने खाना बनाया और मैंने बोला भाई ये पाइपलाइन में डाला, इसको बोला ऊपर पहुंचा दो, दैट इज फ्लोएम टिश्यू। तो सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं उनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि वो एक तरीके से एक पाइपलाइन बना रहे हैं जिसमें उन्हें फूड ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, ओके भाई, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद अ बढ़िया सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि भाई दुनिया में निकलते ही हमें दिखते हैं लाल लाल टमाटर, ऑरेंज ऑरेंज कैरेट और कोई भी रंग ना वाला पोटैटो। तो भाई ऐसा क्यों है? क्या ये टमाटर और ये कैरेट अपने ऊपर पेंट छिड़क के आए? तो नहीं, इसका जवाब है प्लास्टिड्स। यस बेटा, प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं। याद रखना, ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। क्या तुम्हें मैं पीली नीली दिख रही हूं? नहीं ना। तो याद रखना, प्लास्टिड नाम के ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड कंटेनर्स सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। ये ना ठीक वो टप्परवेयर के डब्बों जैसे हैं। मम्मी के पास होते हैं ना टप्परवेयर के डब्बे जिसमें मम्मी कभी बची हुई रोटी डाल देती है, कभी दाल डाल देती है और उसको फ्रिज में रख देती है। तो बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स में ये जो प्लास्टिड है, ये जो टप्परवेयर के डब्बे हैं, ये तीन काम कर सकते हैं। पहला, खाने को बना सकते हैं, दूसरा, खाने को स्टोर कर सकते हैं और तीसरा सबसे मस्त, पौधे को अलग अलग कलर्स दे सकते हैं। अब ये तीन तरीके के होते हैं। मैं किसी प्लांट सेल के पास गई और मैंने देखा ओ भाई तेरे पास कौन से प्लास्टिड हैं, तो वो मुझे इन तीन प्लास्टिड में से कोई बताएगा। कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट। अब जरा इसके नाम को तोड़ते हैं। यहां जो ये वर्ड क्लोरो आ रहा है वो आ रहा है फॉर ग्रीन, हरा रंग। ओके, एंड प्लास्ट इज फॉर प्लास्टिड। एक ऐसा प्लास्टिड जो प्लांट को ग्रीन कलर दे रहा है। पर क्यों दे रहा है ये ग्रीन कलर? क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट है। पिगमेंट इज लाइक अ पेंट। जब पिगमेंट आएगी तो वो कोई ना कोई कलर जरूर लाएगी। तो पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरो ग्रीन कलर फिल कर देगी। तो ग्रीन कलर फिल करने वाली पिगमेंट क्लोरोफिल होती है इस पैकेट क्लोरोप्लास्ट में, जो कि है प्लांट सेल में, जिस वजह से जहां भी ये प्रेजेंट होगा प्लांट ग्रीन दिखेगा। और ऐसे पार्ट्स कौन से होते हैं? प्लांट की लीव्स होती हैं, प्लांट की स्टेम होती है। अच्छा, हमने बचपन से ही मतलब हमारे दिमाग में फीड हो रखा होता है कि अगर एक हेल्दी प्लांट है तो वो मस्त ग्रीन कलर का होगा, अच्छे से ग्रो करेगा, और जब वो प्लांट बूढ़ा हो जाएगा या मरने लगेगा तो क्या होगा, वो थोड़ा पीला पीला येलो पड़ने लग जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, खाना बना पाते हैं। भाई जैसे हमारे को भूख लगती है और हम खाना खाते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी तो खाना बनाएंगे। यस, तो फोटोसिंथेसिस उनको करनी पड़ेगी जो कि ग्रीन पार्ट्स में ही होता है। ठीक है, तो याद रखना भाई, ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट आ जाता है क्रोमोप्लास्ट। भाई यहां जो वर्ड आ रहा है ना क्रोमो, इसका मतलब है कोई भी कलर। तो कोई भी कलर अगर प्लांट में आपको दिख रहा है सिवाय ग्रीन के, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटिनोइड्स नाम के पिगमेंट्स होते हैं। ये कैरोटिनोइड्स नाम के पिगमेंट हो सकता है प्लांट को रेड कलर दे दे, हो सकता है येलो कलर दे दे, हो सकता है प्यारा प्यारा ऑरेंज कलर दे दे। यूजुअली ये कलर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? या तो फ्रूट्स में देखने को मिलते हैं या फिर फ्लावर्स में देखने को मिलते हैं, राइट।
ओके, पर मैम क्यों लाल लाल टमाटर, ऑरेंज ऑरेंज कैरेट, आखिर इतनी मेहनत ही क्यों करनी है? क्यों चाहिए ये कलर्स? बेटा ये कलर्स चाहिए पॉलिनेशन के लिए और सीड डिस्पर्सल के लिए। तुम बाहर गए, तुमने देखा लाल लाल टमाटर, तुम्हारे को लगा यार ये टमाटर बड़ा टेस्टी है, इसको तो मैं खा लेता हूँ। तुमने पेड़ से तोड़ा, पौधे से तोड़ा और खा लिया। अब तुमने खा लिया तो क्या होगा, उसके जो सीड्स है, उसके जो बीज हैं, वो क्या करेंगे, सॉइल में चले जाएंगे। तो यस, प्लांट को यही काम कराना था तुमसे, प्लांट ने तुम्हें कर लिया है सक्सेसफुली यूज। ठीक है, इसको बोलते हैं सीड को डिस्पर्स कर देना, मिट्टी में डलवा देना। ठीक है, दूसरा काम है पॉलिनेशन। भाई देखो, जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई ऑर्गेनिजम्स में मेल में स्पर्म बना, फीमेल में एग बना, दोनों मिल गए, तो वैसे प्लांट भी तो ये काम कर रहा है। प्लांट में भी मेल में पोलन बना, फीमेल में भाई एग बना, और अब दोनों को मिलवाना है। ये मिलवाने का काम कौन करेगा? तुम प्यारी बम्बल बीज मतलब सही वाली जो बीज होती हैं, वो इन सुंदर सुंदर दिखने वाले फ्लावर्स, उनको भी लगेगा वाह बहुत सुंदर फ्लावर है, जरा जाके वहां मैं टहल लूं। तो टहलेगी तो बस 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 करेगी, और जिससे ये दोनों साथ में आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो भाई काम तो सब चीज का है। बट मैम अभी तक आपने ये नहीं बताया, इसको थोड़ा साफ कर लें स्लाइड को, देखो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। यस, तो अभी तक मैम आपने हमें ये नहीं बताया कि ये बेचारा आलू बेरंग क्यों हो रखा है। इसकी जिंदगी में कोई रंग क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास भी एक प्लास्टिड है। सही में? हाँ जी, इसके पास है ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट बड़ा ही हिडन टैलेंट वाला बच्चा है। ये कोई भी पिगमेंट नहीं देता, कोई भी कलर नहीं देता, पर ये बहुत सारा खाना स्टोर कर लेता है, फूड स्टोर कर लेता है, पोटैटो, बहुत सारा फूड स्टोर करके रखता है। यूजुअली ल्यूकोप्लास्ट हमें रूट्स में देखने को मिलते हैं, पौधों की रूट्स जो होती हैं वो बहुत सारा खाना स्टोर करती हैं, तो इसीलिए ल्यूकोप्लास्ट आपको वहां देखने को मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछूंगी, भाई तुम किचन में जाओ, मम्मी ने अलग अलग डब्बे बना रखे होंगे, एक डब्बे में होगा चीनी, एक डब्बे में होगा तेल यानी ऑयल्स फैट्स, और एक डब्बे में होगा प्रोटीन्स। राइट, वो डब्बा हो सकता है तुम्हारे भैया का हो या फिर कोई बॉडी बिल्डर का हो, बट जिसका भी है ये डब्बे अलग अलग होते हैं। वैसे ही ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप्स के होते हैं। अमाइलोप्लास्ट में आपके डिब्बे में हम शुगर स्टोर करेंगे, इलायोप्लास्ट में हम ऑयल्स या फैट स्टोर करेंगे, और एल्यूरोप्लास्ट में हम प्रोटीन स्टोर करेंगे। मैं इसको ऐसे याद रखती थी कि भाई एल्यूरो वर्ड तो कहीं भी आ जाए, दैट इज रिलेटिंग टू प्रोटीन्स। ठीक है, अब भाई मेरे को ऐसे याद करने में सही रहता था कि भाई मान लो तुमने कच्चा तेल पी लिया तो तुम्हारा मन हो जाएगा खराब, और फिर तुम क्या मांगोगे मम्मी से, मम्मी इलायची दे दो। तो इलायोप्लास्ट में हम स्टोर करते हैं ऑयल्स या फैट्स। ठीक है, और अमाइलोप्लास्ट जो बचा है उसको मैच कर दो शुगर से। ओके, तो भाई ये तो हमारा खत्म हो गया प्लास्टिक। बट अब एक और क्वेश्चन, भाई आज की इस पूरे सेशन में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन ये है कि यार तुम्हारे पास तो मुंह है खाना खाने के लिए, तुम्हें भूख लगी, तुमने खाना लिया, खा लिया, बट प्लांट्स के पास तो मुंह नहीं है। अगर उसके पास मुंह नहीं है तो वो क्या करेगा? मैम खुद खाना बनाएगा। हमने बचपन से पढ़ा है एक चीज होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में मैम ये प्लांट क्या करता है, सनलाइट लेता है, अपनी रूट से पानी लेता है, और सांस से CO2 लेता है स्टोमेटा के थ्रू, और अपना खाना बना लेता है। ठीक है भाई, बढ़िया है। अगर आज मैंने तुम्हें बोला भाई मेरे को ना भूख लगी है, मेरे लिए मैगी बना लाओ, तो तुम जल्दी से भाग के जाओगे किचन में रखोगे पतीला, मैगी एंड एवरीथिंग, मतलब तुम जाओगे किचन में। तो फिर तो ये प्लांट्स के पास भी कोई किचन होना चाहिए जहां वो अपना खाना बनाएंगे। तो हाँ जी बिल्कुल है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। मैम ये क्लोरोप्लास्ट तो जी हाँ अभी पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट वही प्लास्टिड है जो क्लोरोफिल पिगमेंट को रखता है, जो पौधे को ग्रीन कलर देता है। इसीलिए हमें बचपन से बताया गया कि ग्रीन प्लांट हेल्दी प्लांट, क्योंकि वहां हो रही है फोटोसिंथेसिस, यानी वहां बन रहा है खाना, फूड। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट इज द सोलर किचन ऑफ द प्लांट सेल, किचन ऑफ द प्लांट सेल, क्योंकि भाई वहीं सारा खाना बन रहा है, वहीं ये रेसिपी बन रही है, ये लो और खाना बना दो। तो ये देखो ये कितना सुंदर सा प्यारा सा किचन है प्लांट्स का। इस किचन के पास, क्लोरोप्लास्ट के पास 2 मेम्ब्रेन्स हैं। मैंने आपको बताया प्लास्टिड इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। तो भाई एक बाहर वाली मेम्ब्रेन है, अभी मैं आपको ये डायग्राम बनाना सिखाऊंगी भी, डोंट वरी। आउटर मेम्ब्रेन है, एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है। इसके अलावा भाई इन दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर आते ही हमें गिजगिजा सा एरिया दिखेगा जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में जो भी खाना बना है वो स्टोर हो जाएगा, कोई प्रोसेसिंग करनी है वो भी होगी। ठीक है, और ये क्या है मैम? ये तो मैम ऐसे लग रहा है सिक्के के ऊपर सिक्का के ऊपर सिक्के रख के एक पाइल बना दी है। तो यस, ये जो पाइल जैसे स्ट्रक्चर है उनको हम बोलते हैं ग्राना या ग्रानम, अगर मैं सिंगुलर बोलूं ग्रानम। ठीक है, ग्रानी नहीं है ये, ग्रानम है। ठीक है, अब ये जो एक एक सिक्के जैसा फ्लैट सा चिपटा सा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड।
भाई इतना लोड नहीं लेना है, बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इन सिक्कों जैसे स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं थाइलाकॉइड। और आपको पता है इन्हीं सिक्कों जैसे स्ट्रक्चर पे क्लोरोफिल नाम की वो जो पिगमेंट थी ना, जो ग्रीन कलर दे रही थी, वो चिपकी होती है। तो इन्हीं सिक्कों पे ऐसे 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 ये क्लोरोफिल चिपकी होती है, ठीक है। अब पता है ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो ग्रीन कलर दे रही है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी क्यों गई है? क्योंकि भाई अब जैसे मैगी तुम बनाते हो तो उसके लिए तुम्हें रेसिपी पता है ना, कि मैम मैगी लेंगे, पानी डालेंगे, मसाला डालेंगे, ये सब करेंगे। वैसे ही प्लांट को भी अपनी रेसिपी पता है। प्लांट को पता है मेरे को सनलाइट चाहिए, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मुझे वाटर चाहिए, इन सबको बनाऊंगा मिलाऊंगा तो मेरे को खाना मिलेगा। तो भाई ये तो समझ आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिल जाएगी, वाटर पानी से मिल जाएगा, वाटर सॉइल से मिल जाएगा, और सनलाइट कहां से मिलेगी? ये सनलाइट को पकड़ेगा कैसे, कैप्चर कैसे करेगा? तो भाई जवाब है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर तो देती है, बट इसका मेन काम है सनलाइट को कैप्चर कर लेना। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट ही सोलर किचन ऑफ द सेल है, क्योंकि ये बिल्कुल सोलर पैनल की तरह काम कर रहा है, सनलाइट को कैप्चर कर ले रहा है, ठीक है। यही नहीं, क्लोरोप्लास्ट में पता है एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, पर वो इंटरेस्टिंग चीज मैं थोड़ी देर बाद रिवील करूंगी। उससे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ इसको बनाना कैसे है, अगर ये एग्जाम में आ जाए। तो भाई क्या है कि तुम्हारे को पता है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो एक मेम्ब्रेन बना दी, ये दूसरी मेम्ब्रेन बना दी, दूसरी मेम्ब्रेन बना दी, ठीक है। उसके बाद क्या करने हैं तुम्हें अगर इजी तरीका बताऊं तो पहले ऐसे 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 कॉलम से बना देना, उसके बाद ऐसे ऐसे कर देना ताकि ये थाइलाकॉइड बन जाए, ठीक है। उसके बाद इनमें ऐसे थोड़े कनेक्शंस भी होते हैं ना, जैसे मल्टीपल फैक्ट्री की यूनिट्स होती हैं। उसके अलावा ये क्या है, स्ट्रोमा है, दूसरे कलर से लेबलिंग करें, पर्पल, ठीक है। ये क्या है भाई, इसका हर एक यूनिट को हम थाइलाकॉइड कह रहे हैं, ठीक है। ये वाली हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, तुम फुल फुल लिखना। ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और जो स्पेशल चीज है ना वो मैं यहाँ बना रही हूँ, पर अभी कुछ बोलूंगी नहीं क्योंकि आगे समझाऊंगी, ठीक है, देखना। डीएनए, यस यस यस। मैम ये क्या है, राइबोसोम्स, ओ माय गॉड ये क्या हो गया? तो भाई आगे डिस्कस करूंगी, डोंट वरी। ये मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया है अभी, ठीक है। आगे डिस्कस करूंगी जब मैं तुम्हें एक और सेल ऑर्गेनेल बता दूंगी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया याद रखो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, जो दोनों में पाया जाता है भाई। प्लांट में भी पाया जाएगा, एनिमल में भी पाया जाएगा, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे थे भाई प्लास्टिड्स, वो सिर्फ प्लांट की खूबी थे, बट अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो आजकल सब जानते हैं ना, रील्स पे जब देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पर तुम्हें सीधी भाषा में समझाऊं, अगर तुम्हें अभी तक इसका मतलब नहीं पता, तो भाई मम्मी बोलती है ना, बेटा खाना नहीं खा रहा एनर्जी कहां से आएगी? तो बस माइटोकॉन्ड्रिया इसी कंसेप्ट पे काम करता है। जो खाना तुम खाते हो उसको तोड़ के, उसको ब्रेक करके भाई उससे एनर्जी बनाने का काम कौन करेगा? तुम्हारे सेल में बैठा ये माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो सांस लेना होता है? नहीं बेटा, सांस लेना ब्रीद इन ब्रीद आउट करना ब्रीदिंग है। एक्चुअली में जो हम ये सांस अंदर ले रहे हैं थ्रू ब्रीदिंग, वो ऑक्सीजन हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को जब मिलती है तब वो इससे फूड को तोड़ता है और एनर्जी बनाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये चीज भी अब क्लियर हो गई। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया देखो दिखता कैसा है, जैसे मैंने कहा ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो इसके पास एक बाहर की मेम्ब्रेन है जो काफी ज्यादा स्मूथ है, देखो एक ही लेयर में चली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 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 चली जा रही है। बट अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो काफी ज्यादा फोल्डेड है, ये देखो इधर 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 कितने सारे इसके अंदर की तरफ फोल्ड्स हैं। तो इन फोल्ड्स को हम एक नाम देते हैं क्रिस्टिक। क्या नाम देते हैं? क्रिस्टिक। बट मैम तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये इतने पंगेबाज क्यों है, ये इनर मेम्ब्रेन भी सीधी सीधी चल रहे, क्यों ये इतनी ज्यादा फोल्ड हो रही है, ठीक है। क्यों ये इतनी ज्यादा फोल्ड हो रही है, इसके लिए मैं बनाऊंगी थोड़ी जगह, फिर तुम्हें समझाऊंगी कि ये फोल्ड क्यों हो रही है। देखो यार इसका सिंपल सा आंसर है, मान लो मैं एक सर्कल बनाती हूं ऐसे, और एक सर्कल में बनाती हूँ ऐसे 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 ऐसे। एक धागे से मैंने एक सर्कल ऐसा बनाया और एक सर्कल ऐसे 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 बनाया। उस धागे को मैंने खोल दिया, कौन सा धागा लंबा होगा?
तो भाई ऑब्वियसली ये वाला धागा ज्यादा लंबा होगा। तो यही रीजन है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा अपना सरफेस एरिया बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो पाए। ठीक है, तो अगर सोचो ये यहां से सीधी सीधी होती तो इतना सारा सरफेस एरिया कम हो जाता, बट उसको चाहिए ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया क्योंकि हर जगह भाई एनर्जी बनेगी बहुत सारी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, भाई क्या तुम्हें सारी एनर्जी, तुमने खाना खाया तो क्या सारी एनर्जी तुम अभी यूज कर लोगे? नहीं, बाद के लिए भी तो तुम्हें एनर्जी चाहिए। तो तुम्हारा सेल जानता है कि भाई तुम्हें तो एनर्जी चाहिए रहेगी, तो वो क्या करता है, वो इस एनर्जी को पैकेट्स में बना देता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को पैकेट्स में बना देता है, उन पैकेट्स का नाम है एटीपी, जिसका नाम होगा एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। अब बेटा ये जो मैं मिटा रही हूं बार बार, डोंट वरी, मैं ये वापस अच्छे से क्लीन नोट्स लिख के आपको दे दूंगी। ठीक है, डोंट वरी, ये पूरी की पूरी जो नोट्स की पीपीटी है आपको मिल जाएगी अलोंग विद जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी। तो डोंट वरी, चल मारने का, अभी बस समझने का कि पैकेट्स बना दिए एनर्जी के जिनका नाम है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जब भी भाई हमारे को चाहिए होगी जरूरत, जैसे जब जरूरत पड़ती है तो रुपए खर्चने पड़ते हैं, अपनी करेंसी खर्चनी पड़ती है, वैसे सेल की भी करेंसी क्या है, एटीपी है। इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जब उसको काम पड़ेगा वो भी ये पैसा एटीपी खर्च देगा। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन लिख रखा है कि भाई क्यों ऐसा होता है कि भाई हर एक सेल में ना माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, मेनी स्मॉल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो भाई ऐसा क्यों नहीं कि एक सेल में एक बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है? क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि बेटा जितना बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया लिया मैंने, बहुत जगह तो उसने घेर ली, पर उस हिसाब से उसका ये जो सरफेस एरिया है वो इतना बढ़िया नहीं होगा। वहीं अगर मैं छोटे छोटे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया ले लूं तो मेरे पास ज्यादा सरफेस एरिया आ जाएगा, और ज्यादा सरफेस एरिया मतलब ज्यादा एनर्जी, और मुझे तो बस एनर्जी से मतलब है। अब मैम हम बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपने बोला था कि आप हमें कुछ सीक्रेट बताओगे, जो आपने क्लोरोप्लास्ट की इमेज में लिखा डीएनए और राइबोसोम, वो आखिर है क्या? तो भाई ऐसा है ना कि यहां लिखते हैं, यहां देखो कि यार ये जो क्लोरोप्लास्ट यहाँ है, क्लोरोप्लास्ट और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये थोड़े स्पेशल, क्योंकि इन दोनों के पास ही अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। मैम माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी, जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में भी यहाँ अपना एक डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से ये दोनों थोड़े से खास हैं। अरे भाई इधर आ। ये दोनों थोड़े से क्या है, खास हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। सेमी का मतलब आधे ढंग से, ऑटोनॉमस मतलब आजाद। मान लो तुम एक टीवी खरीद के लाए, उस टीवी में तुमने एआई का कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया। अब वो एआई जो है वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंट है, वो खुद से तुम्हारी रिकमेंडेशन सेट कर देती है कि भाई तुम क्या देखना पसंद करते हो, क्या नहीं करते हो। जब तुम बहुत देर से टीवी नहीं चलाते, वो खुद उसको थोड़ा ब्लैंक कर देती है। तो भाई ये सब वो काम कर रही है, पर अभी भी द अल्टीमेट बॉस तुम ही हो जो डिसाइड करोगे कब टीवी चलेगा, कब टीवी बंद होगा, किस चैनल को मैं सब्सक्राइब करूंगा। तो यस, वैसे ही बेटा सेल में बैठे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वो एआई जैसे हैं, उनके पास थोड़ी बहुत तो आजादी है, पर अभी भी वो गुलाम है किसके, न्यूक्लियस के, क्योंकि सबसे ज्यादा डीएनए तो न्यूक्लियस के पास ही है। उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट थोड़े से सेमी ऑटोनॉमस हैं, क्योंकि उनके पास भी अपना खुद का डीएनए भी है जो इंस्ट्रक्शन देके राइबोसोम से प्रोटीन बनवा सकता है, तो इसीलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। बट बच्चा यहाँ भी शांत नहीं होता, बच्चा पूछता है कि मैम ये तो बता दिया कि इनके पास ये सब है और बढ़िया है, पर क्यों है, ऐसा कैसे हो गया? तो भाई साइंटिस्ट का पता है एक बहुत ही बढ़िया चीज कहनी है जो तुम अब ऐसे हो जाओगे, ओ माय गॉड, क्या है वो चीज? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट माना जाता है किसी जमाने में ये बैक्टीरिया थे। ओ माय गॉड, बैक्टीरिया, यस, माना जाता है ये बैक्टीरिया थे, और इन्होंने हमारे सेल को कर दिया था अटैक। बट जब अटैक किया तो सेल और बैक्टीरिया ने मिलकर सोचा कि यार क्या हमें लड़ने की जरूरत है, क्या हम साथ में नहीं रह सकते? तो यस, इन्होंने डिसाइड करा साथ में खुशी खुशी रहना, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हमेशा के लिए प्लांट में क्लोरोप्लास्ट, और हमेशा के लिए ये लोग जो है सेल में बस के, सेल से दोस्ती कर ली, हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है दे शेयर एन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री विद एंशिएंट बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये कहानी हो गई आपकी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की, जो मेरा फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस लेक्चर था। खैर मैं आपको ये भी बता दी हूँ माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनाना है। पहले आपको एक बड़ा सा बाहर वाली मेम्ब्रेन बनानी है, अंदर वाली मेम्ब्रेन को मेक श्योर आप थोड़ा फोल्डेड बनाते हो, ऐसे 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 करते हो, थोड़ा ऐसा बनाते हो। उसके बाद इसको लेबल करना कि भाई, ओहो यस, कि ये वाली जो है आपकी आउटर मेम्ब्रेन है,
ये वाली जो है आपकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर इनर मेम्ब्रेन है। ये थोड़ा ना ग्लिच मार रहा है इसलिए मेम्ब्रेन की स्वेलिंग थोड़ी अजीब सी हो गई है, मैं ठीक कर दूंगी। और ये जो फोल्ड्स है इसका नाम हम देते हैं क्रिस्टल, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर यहां भाई क्या है, डीएनए भी है और कुछ 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 राइबोसोम्स भी हैं, ठीक है भाई, डन है। और कुछ भूल रही हूँ, यस, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दैट्स इट। यही तुम्हें करना है माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके। ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा अजीब सा बन गया, ग्लिच मार रहा था मेरा बोर्ड, बट यू गेट माय पॉइंट, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे पे बढ़ते हैं, विच इज कि भाई मैम हमने अभी तक इतना सारा डाटा पढ़ लिया है, तो एक बार बता दो कि भाई प्लांट सेल के पास क्या है जो एनिमल सेल के पास नहीं है। प्लांट सेल के पास बेटा सेल वॉल है जो एनिमल सेल के पास नहीं है, क्लोरोप्लास्ट है जो उसका किचन है जो एनिमल के पास नहीं है, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, एक बहुत ही बड़ा वैक्यूल जिसमें भर भर के पानी और मिनरल सेल सब स्टोर होता है जो एनिमल्स में नहीं है। वही एनिमल सेल्स के पास छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं और लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम्स क्या थे भाई, क्लीनर ऑफ द सेल, जो कचरा नहीं होने देते थे सेल में, कचरे को खा जाते थे, डाइजेस्ट कर देते थे, खत्म कर देते थे। और ये लाइसोसोम सिर्फ एनिमल में होते हैं। बट कुछ ऐसी चीजें भी है जो दोनों में होती हैं, जैसे कि भाई न्यूक्लियस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्योंकि भाई एनर्जी तो दोनों को चाहिए, और राइबोसोम्स हो गए। ये देखो, ये राइबोसोम दिखा रखा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई आज का एक क्वेश्चन, उसके बाद हम लास्ट टॉपिक सेल डिवीजन पे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स टू सेल्स, दो सेल को उसने देखा, सेल ए हैज अ रिजिड आउटर लेयर, किसकी बात कर रहा है ये, सेल वॉल की, सेल वॉल की, एंड अ ह्यूज सेंट्रल वैक्यूल। लो अब तो कंफर्म हो गया भाई, ये तो पक्का से प्लांट नहीं होगा, प्लांट का सेल की बात नहीं कर रहा है। एक बाहर रिजिड सी लेयर है सेल वॉल, और एक बहुत बड़ा वैक्यूल है जो प्लांट सेल होता है। बाकी जो सेल बी हैज नो रिजिड लेयर, मतलब भाई सेल वॉल नहीं है, एंड टाइनी वैक्यूल्स, तो अभी पढ़ाया है, ये तो एनिमल सेल की खूबी है, ठीक है। तो भाई प्लांट ए, सेल ए प्लांट का है और सेल बी एनिमल का है। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं क्लियर कर दूंगी। बाकी भाई धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारे दिमाग में इन्फो फिट होगी ना, तुम्हें खुद समझ आ जाने लगेगा, डोंट वरी। चलो भाई, तो अब हम पढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया टॉपिक, हाउ डू वी हील। भाई मान लो यहाँ चोट लग गई, मेरे कट लग गया, अब क्या होगा मैम, खून बह जाएगा, यस, बट कुछ टाइम बाद वो जो वुंड है वो अपने आप हील हो जाता है, ठीक हो जाता है, कैसे। तो तुम बोलोगे क्योंकि मैम वहीं वहां नई स्किन आ जाती है, राइट मैम, वहां नई स्किन आ जाती है। क्यों आ जाती है नई स्किन, क्योंकि भाई वहां जो पुराने सेल्स थे जो मर गए थे, अब उनकी जगह नए सेल्स ने ले ली है, बिल्कुल ठीक। अब ये नए सेल्स आए कहां से, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल थ्योरी को याद करो, मतलब जब पुराना सेल डिवाइड करेगा तो वो दो नए सेल बनाएगा, और इन्हीं नए सेल्स बनने की वजह से चिंटू बड़ा हो गया। चिंटू कौन है मैम, तुम हो भाई, तुम छोटे से थे, तुम बड़े हो गए, कैसे, बार बार सेल्स ने डिवाइड करा। तुम्हारा कट लगा था वो हील कर गया, कैसे, क्योंकि बार बार सेल्स ने डिवाइड करा। इनफैक्ट हमारी बॉडी के 1% सेल्स, अभी जो मेरी बॉडी में 1% सेल है, वो आज का दिन खत्म होते ही नए सेल्स उनकी जगह ले लेंगे, पुराने सेल्स हट जाएंगे। तो हमारी बॉडी में भाई कंटिन्यूअसली बहुत इंपॉर्टेंट काम है सेल डिवीजन, सेल का डिवाइड करना। क्या ये बात समझ आई, यस। अब ये तो समझ आया मैम कि पुराना सेल डिवाइड करेगा और अपने जैसे दो या उससे भी ज्यादा नए सेल्स बना देगा, राइट। अ सिंगल पेरेंट सेल, ये जो पापा या मम्मी सेल था, वैसे इसको मम्मी सेल कहते हैं और इनको डॉटर सेल्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये डॉटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आगे जाके ये भी तो बच्चे करेगी, तो यूजुअली फीमेल्स को रिलेट किया जाता है विद द टास्क ऑफ, विद द आशीर्वाद ऑफ गिविंग बेबीज, तो इसीलिए इसको डॉटर सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड करेगा इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स, ठीक है। अब क्यों डिवाइड कर रहा है ये मैंने तुम्हें बताया, चिंटू को बड़ा करना है यानी ग्रोथ करनी है। इसके अलावा भाई जो ओल्ड है, डेड है या इंजर्ड सेल्स है, उन्हें रिप्लेस करना है। इसके अलावा एक और काम है, सोच सकते हो भाई, रिप्रोडक्शन। अरे मेल में बनना है स्पर्म, फीमेल में बनना है एग, ताकि बाद में दोनों का मिलन हो और एक लाइफ जन्मे। तो भाई ये भी सेल्स बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, डिवीजन चाहिए, सेल डिवीजन चाहिए। और सेल डिवीजन ही एकमात्र तरीका है ग्रोथ करने का। इसे तुम्हारे को भाई प्रूफ करने के लिए एनसीईआरटी ने तुम्हें एग्जांपल दिया अनियन का। अनियन का, अनियन क्या है मैम,
एक काम करो बेटा, आज ही जाना किचन में और मम्मी से मांगना क्या हो गया, एक काम करना बेटा, आज ही जाना किचन में और मम्मी से मांगना अनियन, कांदा, उसको रख देना एक ग्लास में जिसमें पानी भरा हो, ताकि उसका जो बेस है अनियन का वो पानी से टच हो रहा हो। कुछ दिन बाद तुम देखोगे कि अनियन की आ गई है रूट्स, बालों की तरह आ गई उसकी रूट्स। कैसे? क्योंकि बेटा अनियन के बेस पे थे कुछ ऐसे सेल्स जिनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करना चाहते हैं। जब तुम उन्हें पानी दे दोगे तो वो हो जाएंगे एक्टिवेट और वो डिवाइड करना शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि वो डिवाइड करते जा रहे हैं, ग्रोथ हो गई बेटा, रूट्स आ गई। तो इसीलिए पता चलता है कि जब ग्रोथ हो रही है कहीं, तो समझ जाना वहां हो रही है सेल की डिविजन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भाई बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि मैम चिंटू तो ऐसे भी बड़ा हो सकता था ना, कि जो उसकी बॉडी के ऑलरेडी सेल्स है वो ही फूलते जाते। तो भाई कब तक फूलेंगे? हर एक सेल एक पॉइंट तक ही बड़ा होता है, उसके बाद उसको डिवाइड करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दिमाग में आ जाते हैं जो फिर कंफ्यूजन करते हैं। अब भाई ये जो सेल की डिवीजन है ना, ये दो तरीके की होती है। एक को बोलते हैं माइटोसिस और दूसरे को बोलते हैं मियोसिस। माइटोसिस का दूसरा नाम है इक्वेशनल डिवीजन। याद रखना, हमारी बॉडी में अधिकतर जो सेल्स डिवाइड करते हैं वो माइटोसिस से ही करते हैं। चाहे ग्रोथ करनी हो, चाहे पुराने सेल्स को रिप्लेस करना हो, किसी वुंड को हील करना हो, माइटोसिस ही वो रास्ता है जिससे सेल डिवाइड करता है। जब माइटोसिस से एक सेल डिवाइड करेगा तो वो बिल्कुल अपने जैसे दो सेल्स बनाएगा। मान लो भाई इस सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स थे। क्रोमोसोम क्या था याद करो, मैंने बताया था रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जब सेल डिवाइड करता है। तो मान लो इस सेल के पास 46 क्रोमोसोम थे। अब इसने डिवाइड करके दो नए सेल बनाए जिनके पास उतने ही क्रोमोसोम है, 46 46। अब बच्चे को लगता है मैम ये 46 से इसको भी 46 और इसको 46, मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। तो भाई होता क्या है ना कि ये माइटोसिस जो छोटी सी चीज लग रही है ना, वो है एक बहुत बड़ा प्रोसेस जो तुम हायर क्लासेस में पूरे पूरे चैप्टर्स की तरह पढ़ोगे। तो भाई बहुत कुछ होता है इसमें। क्रोमोसोम कभी डुप्लीकेट होते हैं, कभी सेपरेट होते हैं, कभी कुछ होता है कुछ होता है। पर अभी तुम्हें बस इस लेवल पे इंट्रोड्यूस करा जा रहा है कि भाई माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है। जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम थे उतने ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम आएंगे। तो ये क्यों किया जाता है? जब ग्रोथ करनी है, जब कोई पुराने टिश्यू को रिपेयर करना है, तब दो आइडेंटिकल सेल्स बनाने के लिए हम करते हैं माइटोसिस। ठीक है, वही मियोसिस जो है, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, वो सिर्फ तभी होता है जब मेल में स्पर्म बनाना है और फीमेल में एग बनाना है। मतलब जब रिप्रोडक्शन के लिए काम हो रहा है, जब गैमीट्स बन रहे हैं। गैमीट्स क्या होते हैं? यही, मेल में स्पर्म गैमीट होता है, फीमेल में एग गैमीट होता है। ठीक है, तो भाई मैम मियोसिस में ऐसा क्या खास है? मियोसिस को नाम को ही देखो, रिडक्शन हो गया। मतलब जो पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम थे, उसके डिवाइड करने पे पहली बात तो 4 सेल बनेंगे, 4 नए सेल, यस। और चारों नए सेल में इसके हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। इसमें 46 हैं तो इनमें 23 होंगे, इसमें 16 होते तो 16 के हाफ होते, 4 होते तो 4 के हाफ होते, एंड सो ऑन। 4 है तो 2 होगा भाई, 16 है तो 8 होगा, मतलब डायरेक्टली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगेन यहाँ तुम्हारी मैथ्स फिट नहीं बैठेगी कि मैम 23 प्लस 23 प्लस 23 46, नो, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इनफैक्ट मियोसिस में तो सेल 2 बार डिवाइड करता है। ये देखो 2 बार डिवाइड करा है ना इसने, ये देखो यार अच्छे से देखो, यहाँ पहली बार, इसको कलर चेंज करती हूं मैं बेटा, पहली बार इसने डिवाइड करा, इसको बोलूंगी मियोसिस पहली बार हुआ, मियोसिस 1 हुआ। इस सेल ने डिवाइड करा और 2 सेल बनाए जिसमें आधे क्रोमोसोम थे, 46 से 23 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से इन 2 नए सेल जो बने थे उन्होंने फिर से डिवाइड करा और ऐसे सेल बनाए जिनमें फिर से 23 23 23 23। कुछ बच्चों ने पकड़ लिया होगा कि मैम मियोसिस, ये मियोसिस 2 है जो सेकंड बार हुआ, कि मैम मियोसिस 1 में तो हाफ हो गए क्रोमोसोम, बट देखा जाए तो मियोसिस 2 में तो ये 23 के 23 रहे। तो यस, कहा जाता है कि मियोसिस 2 थोड़ा बहुत माइटोसिस के सिमिलर है, राइट। बट मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमारी बॉडी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, बट मेल के स्पर्म सेल और फीमेल के एग सेल में ऐसी ज्यादती क्यों हो रही है कि उनको अधूरा बनाया गया है, उनको सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स दिए गए हैं। आखिर बॉडी उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है?
तो बेटा हमारी बॉडी बहुत समझदार है, वो स्पर्म को अधूरा बना रही है, वो एग को भी अधूरा बना रही है, क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में इनको मिलना है और एक दूसरे को पूरा करके एक नई लाइफ देनी है। वाह 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 वाह, शायरी हो गई। यस, तो ये एक दूसरे के बिना अधूरे और मिलके होंगे पूरे, ये वाली कंसेप्ट से ही मियोसिस चलती है। वहीं अगर तुम सोचो कि नहीं मैम, नहीं मैम, हम क्या करेंगे, हम तो हम तो मैम एग को भी, एग है इसको भी 46 क्रोमोसोम देंगे, और मैम हम स्पर्म को भी 46 क्रोमोसोम देंगे, और फिर इनसे इनसे एक लाइफ क्रिएट करेंगे, जाइगोट बना देंगे। तो भाई 46 प्लस 46 कितना हो जाएगा, 92। तो क्या ऐसा होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के बच्चे तुम में 92 क्रोमोसोम है, तुम्हारे आगे बच्चे होंगे तो उनमें 92 प्लस 92 क्रोमोसोम होंगे? तो ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट ये मजाक की बात नहीं है, हमारे हर सेल में, हर नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम है। अगर वो एक ऊपर या एक नीचे 46 का 45 या 47 भी हो जाए ना, तो बीमारियां हो जाती हैं। दिमाग सही से नहीं डेवलप हो पाएगा, बॉडी सही से डेवलप नहीं हो पाएगी। तुमने अगर वो मूवी देखी हो सितारे जमीन पे, तारे जमीन के बाद आई थी जो, उसमें एक बच्चा था डाउन सिंड्रोम। तो वो सब जो बीमारियां होती है वो इसीलिए होती है बेटा। तो इसीलिए बॉडी जो कर रही है ना, उसको करना है रिस्पेक्ट, वो सही कर रही है। तो इसीलिए मियोसिस में हमें गैमेट्स बनाने होते हैं, 4 नए सेल बनते हैं, जिसमें ये क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ताकि ये अधूरे बने और मिलके ही एक दूसरे को पूरा करें। डन हो गया जी, ओके। अब भाई एक छोटा सा क्वेश्चन, मान लो तुम नहीं माने और तुमने कहा मैम हमारी बॉडी पे कट मिला, बट हम यहाँ से जो सेल्स बनाएंगे वो कायदे से कैसे बनने चाहिए, याद करो। मैंने कहा भाई अगर तुम देखो तो रिप्रोडक्शन को छोड़ के बाकी जहां भी सेल की जरूरत है वो कहां से आ रहा है, माइटोसिस से आ रहा है। तो भाई चोट लग गई तब भी माइटोसिस हो रहा है। पर जिद पकड़ के तुम अगर मियोसिस कराना चाहोगे, तो भाई मियोसिस से जो सेल बनेगा वो तो अधूरा बनेगा, और अधूरा सेल वाला जो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसके होंगे, वो अच्छे से इस चोट को हील ही नहीं कर पाएगा। तो एक एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी, वो चोट अच्छे से हील हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये एक चीज है। ओके, अब भाई एक बात बताओ, भाई हमारी बॉडी को तो सब पता है माइटोसिस ढंग से हो रहा है जब ग्रोथ करनी है, जब कोई चीज हील करनी है, मियोसिस हो रहा है जब रिप्रोडक्शन करना है, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हो रहा है। माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जा रहे हैं, मियोसिस में आधे हो जा रहे हैं। बट मान लो इन प्रोसेसेस को करते वक्त कोई गड़बड़ हो जाए, कोई फेलियर हो जाए, तो मैम क्या हो सकता है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो? तो ये भी बताओ मैम। बिल्कुल बताते हैं। तो बेटा माइटोसिस में अगर कोई दिक्कत आ जाती है, मान लो माइटोसिस से कोई दिक्कत आ गई और सेल बवड़ा गया, तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाएगी। मान लो मेरे स्किन पे चोट लगी, यहाँ चोट लगी तो नए नए सेल्स को डिवाइड करना था, यहाँ एक गैप बन गया, तो सेल्स को लगा यहाँ तो सेल की कमी है, यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं। तो भाई उन्होंने डिवाइड करा और इसको हील कर दिया, बस अब रुक जाना चाहिए। पर वो सेल थोड़ा हो चुका है बावड़ा, तो वो क्या करेगा, वो डिवाइड करता चला जाएगा। और अगर वो हील होने के बाद भी डिवाइड करता चले जाएगा, तो यहाँ ग्रोथ नहीं हो जाएगी क्या, यहाँ एक एबनॉर्मल सा मास नहीं आ जाएगा, एक ट्यूमर डेवलप हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं भाई अनकंट्रोल्ड जब सेल डिवीजन होती है, तो एक ऐसा ठप्पा सा गट्ठा सा सेल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। इसके अलावा बहुत सारी और भी दिक्कत हो सकती है, क्रोमोसोम नंबर भाई सेम रखना था, गलती से कुछ और ही हो गया, तब भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मियोसिस में क्या होगा भाई, मान लो मियोसिस में अगर दिक्कत हो जाएगी तो रिप्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, जो बच्चा बनेगा उसमें हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो, उसका दिमाग सही से काम ना करता हो, या फिजिकल कोई दिक्कत हो। इनफैक्ट हो सकता है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो भाई वो बच्चा पैदा ही नहीं हो पाया, पहले ही प्रेगनेंसी लॉस हो गया, या फिर वो कभी प्रेग्नेंट हो ही ना पाए, फर्टिलिटी लॉस हो जाए। तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं अगर सेल डिवीजन अच्छे से नहीं होता है। अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी ट्यूमर के बारे में एट लेंथ थोड़ा बताती है, मतलब थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताती है कि भाई कैसे हमारे जो सेल्स होते हैं उनमें ये दिमाग में फीडेड होता है कि भाई कहीं अगर सेल की कमी हो गई है तो तब तक डिवाइड करो जब तक वो गैप भर ना जाए। मान लो ये एक रीजन था, यहाँ सेल है, यहाँ सेल है, बट यहाँ सेल्स की कमी है, तो ये क्या होगा, यहाँ सेल तब तक डिवाइड करेगा जब तक ये स्पेस भर ना जाए। जैसे ये स्पेस भर जाएगी, ये वाला सेल यहां से कांटेक्ट में आ गया, ये वाला सेल यहां से कांटेक्ट में आ गया, ये डिवीजन रोक देंगे, जिसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट में आते ही रोक दिया, इनहिबिट कर दिया। बट अगर सेल में कोई दिक्कत हो गई है, अगर उसका दिमाग थोड़ा हट गया है, स्क्रू ढीला हो गया है, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली डिवाइड करता चले जाएगा और क्या बना देगा,
ट्यूमर बना देगा। ये ट्यूमर क्यों नुकसान करता है? क्योंकि भाई आप सोचो ना, बॉडी में ऐसे मास डेवलप हो जाएंगे, हर जगह ये इतने सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे जो तुम्हारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शंस को ढंग से ही नहीं होने देंगे, जगह भी खाएंगे और खाना भी खाएंगे। समझ रहे हो? तो ये दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा ये जो दिख रहा है तुम्हें, एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है, यहाँ लिखा हुआ है कि ट्यूमर दो तरीके का होता है। एक होता है बिनाइन ट्यूमर, देखो यहाँ लिखा हुआ है, कहीं तुम्हें लगे मैं गलत पढ़ा रही हूँ या एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ तो ये देखो यहाँ, अरे यार हाईलाइट हो जाए, ये दिख रहा है बिनाइन, तो यहाँ भी बिनाइन ट्यूमर दे रखा है, और एक दे रखा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो भाई होता क्या है, बिनाइन ट्यूमर होता है जैसे अगर तुम सोचो नल तुम्हारा लीक कर रहा है, तुम उसको बंद करते हो, थोड़ी देर तक पानी बहता है और रुक जाता है। तो वैसे ही बिनाइन ट्यूमर में सेल के साथ यही दिक्कत है, सेल का दिमाग थोड़ा हिल गया है, वो जबरदस्ती डिवाइड करे जा रहा है बट एक हद तक, उसके बाद रुक जाएगा। बट मैलिग्नेंट में क्या है, वो टूटी परमानेंट ही डैमेज हो गई है, वो बहती चली जा रही है, यानी सेल डिवाइड करते चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। और ऐसे में क्या होता है भाई, जिसको बोलते हैं कैंसर हो गया, बंदा मर जाएगा फाइनली, दैट हैपेंस। ओके, नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिमाग में, भाई हम एंड की तरफ जा रहे हैं, डोंट वरी, बिल्कुल जस्ट होने वाला है, बट आई नो तुम्हें अब इंटरेस्ट आ रहा होगा, भाई इतनी मस्त मस्त चीजें पता चल रही है अपनी बॉडी के बारे में। तो भाई तुम्हारे दिमाग में क्या ये क्वेश्चन आया है कि भाई मैम हमारे को जैसे ह्यूमंस होता है, हमारी एक नेचुरल एज होती है, एक एज के बाद हम मर जाते हैं, वैसे ही मैम क्या सेल्स की भी कोई एज है, कोई उनमें भी कोई ऐसी स्क्रिप्ट है क्या कि भाई इस एज के बाद तुम्हें मर जाना है या इस पॉइंट पे आके तुम्हें मर जाना है? तो जी हाँ, इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल में ये प्रोग्रामिंग कर रखी है कि भाई अब देखो मर जाना है, अब तू निकल जा। जैसे कि बेटा ये पीसीडी का यूज होता है ह्यूमन एम्ब्रियो में, जब ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलप होता है तो पीसीडी डिस्ट्रॉयज द सेल्स बिटवीन फिंगर्स। जब एक बच्चा डेवलप हो रहा होता है और अपनी मदर की वूम्ब में होता है ना, तो ये जो आपको हाथ आज ऐसा दिख रहा है वो ऐसा नहीं होता, ये पूरी फिंगर्स एक दूसरे से पूरी कनेक्टेड होती है, ऐसा होता है हाथ। ठीक है, फिर क्या होता है, पीसीडी की वजह से यहाँ के जो सेल्स होते हैं ना वो डिलीट हो जाते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट, तो गैप बन जाते हैं और फिंगर्स बन जाती है। सोचो अगर ये पीसीडी होता ही नहीं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती ही नहीं, तो आज हमारी मेंढक जैसी उंगलियां नहीं होती, यहाँ हर जगह ऐसे ऐसे स्किन होता, वेब्ड हैंड्स बोलते हैं इनको, ठीक है, जालदार हाथ होते हैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि पीसीडी होता है। अब देखो कुछ बॉक्सेस है तुम्हारे एनसीईआरटी के, मैं तुम्हारे को सब कुछ कवर करा रही हूँ इसलिए बता रही हूँ कि भाई एक साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, गॉटलिब हैबरलैंड, इन्होंने बताया था प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। प्लांट टिश्यू कल्चर ये कहता है बेटा कि अगर आज मैं प्लांट का कोई भी पार्ट तोड़ के ले आऊं, मान लो एक पत्ती तोड़ के ले आऊं और उस पत्ती को अपने लैब में ले जाऊं, उसको लैब में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दूं, बिल्कुल एकदम उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशंस दूं, तो कुछ ही टाइम में वो बहुत ज्यादा डिवाइड कर जाएंगे उसके अंदर के सेल्स, और एक ऐसा कैलस जैसा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, बहुत सारे सेल्स का गुच्छा कैलस बना लेगा। फर्दर और इसको न्यूट्रिएंट्स दूं तो ये क्या बना लेगा, छोटे छोटे ऐसे पौधे बना लेगा। देखो टेस्ट ट्यूब में प्लांट्स बन गए ना, ये देखो टेस्ट ट्यूब में प्लांट्स बन जाएंगे, और फिर मैं इनको मिट्टी में डाल दूं तो बहुत सारे नए प्लांट्स मेरे पास आ गए। तो दैट इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर। इससे हम कम टाइम में बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे हेल्दी प्लांट्स उगा सकते हैं, ठीक है। तो ये गॉटलिब हैबरलैंड ने हमें बताया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको अरुण कुमार शर्मा के बारे में दे रखा है। अरुण कुमार शर्मा जो थे, उन्होंने, वो एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब मैंने तुम्हें बताया था जो प्लांट की स्टडी करता है, तो भाई बॉटनिस्ट थे और उन्होंने प्लांट के बारे में बहुत स्टडी की। उन्होंने बताया कि कैसे हम प्लांट के अंदर क्रोमोसोम्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्लांट्स को एवोल्यूशन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कौन सा प्लांट कैसा है, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, एंड सो ऑन। तो इन्होंने बेसिकली प्लांट्स के बारे में बहुत ज्यादा हमें चीजें बताई, जिस वजह से उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि उनको मिला, क्या मिला, स्वरूप भटनागर अवार्ड एंड पद्म भूषण मिला, ठीक है। ओके, अब ये दो क्वेश्चन मैं तुम्हें ऑलरेडी करा चुकी हूँ। एक में पूछा है कि भाई एक बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होता, क्यों नहीं होता, छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीपल क्यों होते हैं, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख भी दिया है तुम्हारे लिए, बट मैं पढ़ा चुकी हूँ ये। और एक ये दे रखा है कि अगर स्किन के सेल्स मियोसिस से डिवाइड करते हैं तो क्या होता। नेक्स्ट आपके पास एक टर्म दे रखा है सेल कल्चर, याद रखना टिश्यू कल्चर नहीं दे रखा, टिश्यू कल्चर जो है वो मैं पढ़ा चुकी। एक और छोटा सा टर्म दे रखा है सेल कल्चर। भाई देखो प्लांट टिश्यू कल्चर में मैं कह रही थी कि भाई एक प्लांट से, एक छोटे से पार्ट से मैं उसको एक पूरे प्लांट में डेवलप कर दूंगी। और पता है इस टर्म को क्या बोलते हैं, ये देखो ये भी तुम्हारी बुक में दे रखा है, टोटिपोटेंसी। ये क्या है भाई, इस एबिलिटी को कि मैंने एक छोटा सा प्लांट का टुकड़ा लिया, उसे लैब में ग्रो करा के एक पूरा पौधा बना लिया, दैट इज टोटिपोटेंसी।
कि एक छोटा सा प्लांट का पार्ट भी पूरे प्लांट को बना सकता है, ठीक है। बट सेल कल्चर इज जनरल, मैंने कोई भी प्लांट का सेल या कोई भी एनिमल का सेल लिया और उसको बस डिवाइड ही करा दिया लैब में, तो दैट इज सेल कल्चर। ऐसा क्यों कराया मैंने उसको न्यूट्रिएंट रिच मीडियम देके लैब में, ताकि भाई मैं अच्छे से सेल्स के बारे में स्टडी कर चुकूं और फूड बना सकूं। भाई बोलते हैं ना आजकल सब कुछ लैब में बनता है, हाँ, तो बायोकेमिकल्स, फूड, मेडिसिन बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए सेल कल्चर का काम आता है, ठीक है। उसके अलावा भाई आज की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि भाई कैसे हमारी बॉडी में लगातार सेल डिवीजन का बहुत महत्व है, कैसे भाई साइंस से हम सेल कल्चर और टिश्यू कल्चर जैसी चीजें करा सकते हैं, और कैसे अगर सेल्स का थोड़ा सा भी दिमाग हिल जाए तो वो ट्यूमर और कैंसर जैसी बीमारियां कर सकता है, ठीक है। तो लास्ट चीज क्या है, अब एक एक्सपेरिमेंट है जो आपके एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, बहुत ही छोटा सा है, मैं आपको बता देती हूँ। एनसीईआरटी कहती है एक अनियन को लो, उसको पानी, उसकी जो टिप है नीचे की टिप, उसको पानी में डुबा दो, कुछ दिन बाद उसमें से ऐसी रूट्स आ जाएंगी। अब इन रूट्स के नीचे वाले हिस्से को काट लो, क्योंकि इनमें ऐसे सेल्स होंगे जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं। फिर इस रूट वाली पार्ट को तुम क्या कर दो, एसीटो अल्कोहल में 1 दिन के लिए डुबा दो और सेल्स को फिक्स कर दो, मतलब सेल्स को धप्पा कर दो, स्टॉप कर दो, फ्रीज कर दो। मान लो भाई अब सेल के अंदर माइटोसिस और मियोसिस के वक्त, जैसे मैंने बताया, बहुत सब कुछ हो रहा है, इधर का क्रोमोसोम उधर जा रहा है, डबल हो रहा है, आधा हो रहा है, बहुत सब कुछ, पर हमें तो उसे ऑब्जर्व करना है, जूम करके देखना है। तो हम क्या कहेंगे, स्टॉप, फ्रीज हो जाओ, शांत बैठ जाओ, तो वही शांत हम बिठा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको HCl में डुबाएंगे। HCl में डुबाने से भाई ये थोड़ा शांत हो जाएगा, एकदम फैल जाएगा, जिससे हम इसको अच्छे से देख पाए। फिर हम इसको एसीटो कार्माइन से स्टेन करेंगे, इस पे रंग डालेंगे और फिर इसको स्क्वैश करेंगे। स्क्वैश का मतलब होता है थोड़ा भाई उसको अच्छे से ना फैला देंगे। अब एक के ऊपर एक के ऊपर एक सेल्स है, अगर मैं इसको स्क्वैश कर दूंगी तो ये सेल ऐसे आ जाएंगे और फिर मैं आसानी से इसको देख सकती हूँ, ठीक है। तो ये स्क्वैश करते हैं। व्हाई डू वी स्क्वैश द रूट, क्योंकि सेल्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक होते हैं, पर हमें चाहिए कि ये ऐसे हो जाए ताकि हम यहाँ से अच्छे से इनको देख पाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट फिर जब आप इनको ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, मैम ये क्या है, सारे सेल्स अलग दिख रहे हैं, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और। यस, क्योंकि ये सारे सेल्स अलग अलग स्टेजेस ऑफ डिवीजन में हैं। किसी ने अभी अभी डिवाइड करना स्टार्ट करा है, कोई कर चुका है, कोई बस करने वाला है और कोई बीच के प्रोसेस में है। पर ये सारी जो स्टेजेस हैं ये हम कब हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है, जो इनके नाम है, जो इनके काम है, ठीक है। तो भाई आज का समरी फाइनली आ चुका है। हमने पढ़ा कि भाई कैसे प्लांट्स इतने सुंदर सुंदर कलर्स में क्यों होते हैं, क्या होते हैं प्लास्टिड, क्या किचन होता है हमारे प्लांट का। इसके अलावा हमने माइटोकॉन्ड्रिया और एनर्जी के बारे में जाना। इन दोनों को सेमी ऑटोनॉमस कहा क्योंकि भाई इनके पास अपना क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम होते हैं। फिर हमने प्लांट और एनिमल सेल के बारे में थोड़ा कॉमन और डिफरेंस वाली चीज जानी, और फिर हमने जाना डिविजन, सेल का डिविजन, बहुत ही प्यारा प्यारा। तो भाई माय बिजी बम्बल बीज, ठीक है, तुम भाई मस्त चीजें करो, बढ़िया चिल मारो और देखो अपने अंदर कि कितने सारे सेल्स है। और ये भी कमेंट करना कि भाई तुम्हें इस चैप्टर में सबसे फैसिनेटिंग चीज क्या लगी। बाकी अगर तुम चाहो तो चैप्टर नंबर 2 अपनी एनसीईआरटी का थोड़ा थोड़ा रीड करना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो टिश्यूज है उसको लेके हम आएंगे। बाय।